राइट गाइस, रेजोल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने मीटिंग डिस्कस किया था। 2 जन की मीटिंग होती है वैसे कंपनी चलाने के लिए, 2 इंपॉर्टेंट पर्सन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेकेंडली कंपनी के शेयर होल्डर्स, राइट। इनके लिए जो मीटिंग करते हैं उसको बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, और जो रेजोल्यूशन ये लोग पास करते हैं उसको बीआर, दैट इज बोर्ड रेजोल्यूशन बोला जाता है। भाई ये लोग जो रेजोल्यूशन पास करते हैं उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन बोला जाता है, राइट। So yes guys, this everything we have discussed in last sessions। ये सबको हम बेसिक चीजें बोलते हैं गाइस, कि जो जीवन में जरूरी, जो लॉ सीखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो कंपनी है गाइस, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आप लोग को ये वन नोट दिखता होगा गाइस, जिसके अंदर ये बहुत सारी ऊपर कलरफुल पेन्स भी दिखेगी आपको, राइट। और आपका इंस्टीट्यूट का दिया हुआ स्पाइरल भी आपको दिखेगा। ठीक है, टोटल 5 टॉपिक लॉ के अंदर आता है गाइस। इसमें से ये 5वां टॉपिक है आपका, जो बात करता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में। ये 5 नंबर का टॉपिक गाइस, सॉरी कंपनीज एक्ट के बारे में, आई एम सो सॉरी। यस गाइस, कंपनीज एक्ट 2013 जो हमने वैसे तो कब से शुरुआत कर दी, इससे पहले जो एक्ट आता था गाइस, प्रीवियस एक्ट, ये प्रीवियस एक्ट का नाम था कंपनीज एक्ट 1956। गुजराती में कहिए तो कंपनी धारो 1956, राइट। वैसे ये अपना कंपनीज एक्ट 1956 है गाइस। ठीक है, अभी हम कब से बोले जा रहे हैं कंपनी कंपनी कंपनी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी? क्या होता है कंपनी, क्या पढ़ने का कंपनी के अंदर? तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स एंड ऑल सब कुछ दिया हुआ है, ओवरव्यू। बट ठीक है, अभी ओवरव्यू के ऊपर अपन को डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है, पर हम सीधा अभी एक्ट के अंदर चले जाएंगे गाइस। जो आपका सिलेबस है 40 पेज का ये चैप्टर है गाइस। ठीक है, 8 से 10 लेक्चर अपन लेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए टोटल। ठीक है, सो यस गाइस, द कंपनीज एक्ट 2013 it was enacted to consolidated and amend the law relating to company। मैंने आपको पहले ही बताया था गाइस, इस भारत के अंदर बहुत सारी कंपनीज है। इससे भी ऊपर जाए तो बिजनेस करने के लिए बहुत सारी एंटिटी होती है। ये आप 12th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ के आए हो। कोई कोई जो बिजनेस करता है गाइस, वो सोल प्रोप्राइटर बेसिस के अंदर बिजनेस करता है, समझना। ठीक है, कोई कोई वहां पे बिजनेस करता है, वो पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करता है। कोई कोई ऐसा भी होता है जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म ओपन करता है, इसको भी अपन पढ़ेंगे गाइस, राइट। कोई कोई ऐसा भी होता है जो कंपनी फॉर्म में बिजनेस करता है। किसी का बिजनेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दैट इज HUF के अंदर बिजनेस होता है। सो गाइस, कंपनी इज वन ऑफ द एंटिटी बाय विच आप लोग अपना बिजनेस अगर करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, बट अभी ये जो कंपनी है गाइस, इस कंपनी के अंदर बहुत सारे टाइप है। इस चैप्टर के अंदर अपन को पढ़ने का है, समझना। इस कंपनी के अंदर बहुत सारे टाइप है, बहुत सारे टाइप की कंपनियां होती है। ठीक है, सो ये जो कंपनीज है, वो कंपनी को तो पहले जान ले कि कंपनी के अंदर क्या होता है, कौन ऑपरेट करता है। बट गाइस, हमने बेसिक चीजें तो ऑलरेडी कवर कर ली है, समझना। जैसे कि अगर हम बात करें, सो वैसे अगर हम देखें तो कंपनी के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, वहां से हमने शुरुआत की थी। एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड दूसरे कंपनी के शेयर होल्डर्स। ये शेयर होल्डर्स जो होते हैं गाइस, वो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा देते हैं, इनके शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इनके सामने इन बेचारे को कभी कभी क्या मिल जाता है गाइस? डिविडेंड मिल जाता है। इनके सामने इनको डिविडेंड मिल जाता है। भाई ये जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये लोग क्या करते हैं? तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का बिजनेस है वो करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे कंपनियां करती है। इनके सामने ये बोर्ड को वहां पे सैलरी मिलता है डायरेक्टर्स को, राइट, रेम्यूनरेशन मिलता है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिलती है। ठीक है, बट ये कंपनी, समझ रहा मेरी बात, ये इतना बेसिक तो आपको मालूम है गाइस। ये कंपनी जो है, ये कंपनी के कुछ लक्षण होते हैं।
लक्षण बोले तो सर, इंग्लिश में बोले तो कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वो अपन को आज पढ़ने का है। सर व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी? अरे बेटा कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स है टॉप क्लास। अरे वाह सर, ये क्या है? ये शॉर्टकट है बेटा कि जिसको अपन पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ने वाला है आज का सेशन अपना, इसके नाम रहेगा कंपनी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है रे गाइस? टॉप क्लास है। ठीक है सर, ये टॉप क्लास क्या होता है? टॉप क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें आएगी, जिसके अंदर मैं आपको कंपनी के एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सारे लक्षण बताऊंगा, राइट? कि कंपनी में ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। जैसे हर किसी पर्सन के, हर किसी एंटिटी के लक्षण होते हैं, राइट? हमारी मम्मा हमको बोलती भी रहती है, अरे आना में तो लक्षण नहीं। You getting this guys, right? That is what the characteristics. ठीक है, so yes guys, उसी के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले यहाँ पे कुछ बड़ा बड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्या बोलता है ये इंट्रोडक्शन? ये वो बोलता है कि भैया ये कंपनीज एक्ट 2013 किस लिए आया? तो कंपनीज एक्ट 2013, ये कंपनीज एक्ट 2013 जो कंपनीज रिलेटेड जो लॉ है उसको कंसोलिडेट करने के लिए, मतलब उसको दो जो चीजें होती है, अलग अलग चीजें आपको हर जगह पे एप्लीकेबल होती है, उसको यार इकट्ठा कर दो ना, उसको बोलते हैं कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेट करना मतलब क्या, राइट? कि कोई दो चीजें है उसको इकट्ठा करना, राइट? सो यहाँ पे इसने क्या बोला था, कंपनीज एक्ट 2013 वाज एनेक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। द कंपनीज एक्ट 13 वाज प्रीसीडेड बाय द कंपनीज एक्ट 1956। मतलब जो पुराना कंपनीज एक्ट 1956 था पहले, एज वी डिस्कस गाइस, वो 1956 को हटा के अभी ये कौन सा एक्ट आ गया है? सो अर्लियर इट वाज 1956 एंड नाउ इट इज कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, सो क्या बोलता है ये कंपनीज एक्ट 2013? इसके बारे में कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ड्यू टू चेंजेस इन द नेशनल एंड द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। गाइस आपके अंदर भी ये होगा, है ना? आपके पास भी ये स्पाइरल अगर हार्ड कॉपी में पड़ा है, सो प्लीज आप उसको यूज कर सकते हो, हार्ड कॉपी को अगर आपको मिल गया है तो। ड्यू टू चेंजेस क्या लिखा है इसके अंदर? ड्यू टू चेंजेस इन द नेशनल एंड द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट and to facilitate the expansion and the growth of our economy, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भैया हम कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस कर देते हैं। क्यों? बिकॉज 1956 में जब कंपनीज एक्ट बनाया था तब उस टाइम पे जो मार्केट चलता था, जो सिनेरियो चलता था, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, उसको ध्यान में रखे ये पहले कंपनीज एक्ट 1956 बनाया था। अब इसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए गाइस, समझना, बहुत सारे स्कैम हुए, बहुत सारे आप लोग क्या करते हो, लूफॉल ढूंढते हो ना। व्हाट डू यू मीन बाय दिस लूफॉल? अब लूफॉल का मतलब ये होता है कि कोई चीज अगर एक्ट के अंदर नहीं दी गई है, या एक्ट उसके लिए साइलेंट है, या एक्ट ने उस चीज को क्लैरिफाई नहीं किया, तो आप अपनी मर्जी से उस प्रोविजन का कंप्लायंस करते हो, जिसमें एक्ट का वायोलेशन भी नहीं होता और आपका काम भी हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं लूफॉल। तो अभी कंपनीज एक्ट 1956 बहुत पुराना एक्ट था गाइस। अब उसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट आते रहते थे, बट इतने हद तक उसके अंदर अमेंडमेंट्स आ चुके थे कि अब भारत सरकार को ऐसा लगा कि भैया अब छोटे छोटे अमेंडमेंट्स ढूंढने के लिए बैठे या करे, इससे अच्छा बेटर है कि हम एक नया ही कंपनीज एक्ट बना देते हैं। देन द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज मैंने आपको बोला ना कि बिल कौन रखता है पार्लियामेंट के अंदर, तो ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी, मतलब कौन गाइस? सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? सो द कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया गाइस, टोटल 470 सेक्शंस है टोटल। उसके अंदर शेड्यूल्स होते हैं गाइस, देयर आर 7 शेड्यूल। अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें गाइस, समझना, तो ये जो आपका कंपनीज एक्ट है 2013 वाला, तो इस कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर गाइस टोटल 470 सेक्शंस है, टोटल 7 शेड्यूल है, समझना। इसके बहुत सारे रूल्स है, चैप्टर्स के अंदर ये डिवाइडेड है, 29 chapters. The entire act has been divided into 29 chapters. A substantial part of this act is in the form of companies rules, right? और बहुत सारा पार्ट जो है substantial majority part वो रूल्स के अंदर समा गया है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि कंपनीज एक्ट 1956 में कुछ कैसा था, तो कंपनीज एक्ट 1956 में 670 प्लस सेक्शंस हुआ करते थे, एंड रूल्स की मात्रा जो थी गाइस वो बहुत कम थी।
वाइल कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर उल्टा हो गया, सेक्शंस को कम कर दिया बट रूल्स की मात्रा को वहां पे बढ़ा दिया। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस कि सब्सटेंशियल पार्ट जो कंपनीज एक्ट का है वो किसके अंदर है, इज इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज रूल्स। ठीक है, इसके अंदर 29 चैप्टर है गाइस। तो सर हमको कितने चैप्टर यहाँ पे पढ़ने के? तो बेटा ये 29 चैप्टर की अगर हम बात करें तो फाउंडेशन के अंदर जो अभी आपका फर्स्ट लेवल है, इस फाउंडेशन के अंदर तो आपको सिर्फ एक भी चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ बेसिक्स पढ़ना है। इंटरमीडिएट की बात करें सीए इंटर की तो यस 10 चैप्टर है कंपनीज एक्ट के। एंड फिनाले की बात करें हम, फिनाले फाइनल राइट, उसके अंदर रिमेनिंग 19 चैप्टर है गाइस जो अपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सो इस हिसाब से बट यस फाउंडेशन के अंदर आपको 30-40 पेजेस के अंदर बेसिक चीज दी हुई है कि कंपनीज एक्ट क्या होता है, कैसे वर्क करता है। दिस एवरीथिंग विल डिस्कस्ड गाइस। द कंपनीज एक्ट 2013 जो है गाइस, इसका क्या एम है? हर एक चीज का कोई एक एम होता है। यहाँ पे इसका एम है कि टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सर ये क्या होता है? भारी भारी वर्ड इंग्लिश का। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि जो चीज आपको लागू होती है, जो लॉ आपको लागू होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको लागू होता है, वो शिद्दत से कंप्लाई करना। सर शिद्दत से कंप्लाई करना मतलब कि जिस हिसाब से कानून ने आपको जो चीज करने के लिए बोला है उस हिसाब से वही चीज आप हूबहू एज इट इज कंप्लाई कर रहे हो। जैसे कि मैं आपको 470 सेक्शन में से एक सेक्शन बताऊं, सेक्शन 173, वैसे ये सीए फाइनल के अंदर आता है बट अभी सिर्फ बता रहा हूं मैं आपको। वो 173 बोलता है कि भैया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को साल में मिनिमम 4 बार बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। कितनी बार? 4 बार एटलीस्ट, साल में 4 बार बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। ऐसा मैं नहीं बोलता हूं, ऐसा सेक्शन 173 बोलता है। सो अभी आप जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है गाइस, उनकी मिली भगत हो और ऐसे ही पेपर पे बता दिया कि यस हम 4 बार नहीं 10 बार मिले थे, तो कंप्लायंस तो हो गया बट आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस से मतलब कि शिद्दत से वो कंप्लायंस फुलफिल नहीं किया है। अभी शिद्दत से वो कंप्लायंस करना, उसका मतलब ये है कि आप एक्चुअली में नोटिस इश्यू करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलो, डिसीजन लो, कंपनी को आगे बढ़ाओ, पब्लिक हित में चीजें करो, शेयर होल्डर्स के हित में ये चीजें करो। दैट इज व्हाट कि आप वहां पे शिद्दत से कंप्लायंसेस कर रहे हो। दैट इज व्हाट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आप कंप्लायंसेस कर रहे हो। सो यस इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मात्रा को इंप्रूव करने के लिए, क्या बोला फिर से, इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मात्रा को इसको इंप्रूव करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 आया। उसने सिंप्लीफाई किया, ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको सिंपल वर्जन में लेके आया, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं। उसने स्ट्रेंथन किया, मतलब कि जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर है राइट, आज सपोज मेरे पास किसी कंपनी का 90% शेयर्स हो और आपके पास सिर्फ 10% शेयर्स हो, तो इससे क्या होगा पता है? जैसे मैं बोलूंगा वैसे होगा। क्यों? बिकॉज अगर कोई चीज के लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी है, ठीक है, आपने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब 50% से ज्यादा अप्रूवल चाहिए। अब मेरे पास 90% है, मैं बोलूंगा यस तो वो चीज होगी, मैं बोलूंगा नो, सामने आप सब लोग हाँ बोल रहे हो, तो होगी क्या? नहीं होगी वो चीज, राइट। सपोज किसी चीज को पास करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, मैंने आपको बताया था कि 75% वोट फेवर में चाहिए, मेरे पास 90% है, आप सबके पास मिला के 10%। मैं बोलूंगा वैसे होगा, क्यों? बिकॉज मेरे पास मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है, तो मेरे पास मेजोरिटी शेयर्स है और आप सबको मिला के आपके पास माइनॉरिटी शेयर्स है। तो अभी ये बेचारे माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स के साथ तो अन्याय होगा। दो कभी कभी ऐसा होगा कि आप लोग बहुत सही हो बट फिर भी मैं आपकी मुरादें पूरी नहीं होने दूंगा। क्यों भैया? बिकॉज मेरे पास मेजोरिटी शेयर्स है, माइनॉरिटी वालों को तो मैं भाव भी नहीं पूछूंगा, समझना, और उसमें कोई गलत भी नहीं है। बट कंपनीज एक्ट 2013 आया, कंपनीज एक्ट के अंदर ऐसी प्रोविजन है और उसके अंदर ये प्रोविजन लिखी हुई है कि अगर माइनॉरिटी के साथ अन्याय हो रहा है और मेजोरिटी उसके ऊपर हावी होके कोई चीज के लिए अन्याय कर रहे हैं, जो मार्केट हित में है वो चीज हो रही है, तो ठीक है। बट सपोज मैं ऐसा कोई एजेंडा रखूं कि कंपनी के पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, समझना मेरी बात, मेरे पास 90% शेयर्स है और कंपनी ने अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाई जिस प्रॉपर्टी का वैल्यू था 10 करोड़,
मैंने ऐसा एजेंडा रखा कि कंपनी अपनी ये प्रॉपर्टी सचिन ठक्कर को बेचना चाहती है 3 करोड़ में, समझना गाइस, 10 करोड़ का माल कंपनी बेचना चाहती है सचिन ठक्कर को 3 करोड़ में। चलो चलो चलो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मतलब कि 75% शेयर होल्डर हाँ बोलेंगे तब जाके ये प्रॉपर्टी आप बेच पाओगे। अब मेरे अकेले के पास कितने शेयर्स है? 90%। मैंने हाँ बोल दिया। अभी कंपनी को कितना लॉस हुआ? 7 करोड़ का। उसमें 10% स्टेक किसका है? 10% स्टेक आप लोग का है ना, तो 7 करोड़ का 10% के हिसाब से आपका भी 70 लाख रुपए का, दैट इज 70 लाख रुपीस का आपका भी तो नुकसान हुआ और मेरा फायदा हुआ, बिकॉज वो प्रॉपर्टी तो मेरे घर आ रही। समझना, माइनॉरिटी के साथ अन्याय हो रहा है। यस, आप जाके दादाजी के पास आप जा सकते हो एंड उसका दरवाजा खटखटा सकते हो। कौन है दादाजी गाइस? Who is the दादाजी in our scenario? कोर्ट, एचसीएलटी। मैंने आपको कोर्ट का दूसरा नाम बताया था गाइस, कि कंपनी लॉ को मैनेज करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। कम ऑन गाइस, नेशनल एंड ट्राइब्यूनल, बीच में तो कंपनी लॉ ही है। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बनाया, आप वहां पे जाके बता सकते हो कि भैया इस कंपनी के अंदर मिसमैनेजमेंट चल रहा है। सेक्शन 397 आपको हेल्प करेगा गाइस इस केस के अंदर। यू कैन गो टू कोर्ट, यू कैन गो टू एनसीएलटी, दरवाजा खटखटाओ उनका, मेरे खिलाफ एप्लीकेशन फाइल करो, कंपनी के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल करो और आपके फेवर में जजमेंट आएगा। तो यहाँ पे वो एक लाइन क्या बोलता है कि यस, इस कंपनी से 2013 ने माइनॉरिटी जो इन्वेस्टर्स है गाइस, उस माइनॉरिटी इन्वेस्टर की स्ट्रेंथ बढ़ाई है ऐसी प्रोविजन है डाल के, जो पुराने एक्ट के अंदर बहुत नेग्लिजिबल थी या इतना भाव नहीं देती थी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने लेजिस्लेट किया, मतलब कि उसके रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। द रोल ऑफ विसल ब्लोअर एंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू क्लास एक्शन सूट। ये दोनों चीज सीखनी है आपको, मैं बताता हूँ गाइस, ये दोनों चीज बताऊंगा मैं आपको। मैं ऐसे ही एक भी वर्ड को, मैंने प्रॉमिस किया है गाइस, मैं एक भी वर्ड को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, बिकॉज आपके लिए तो हर एक वर्ड नया होगा, राइट। सो गाइस, यहाँ पे दो चीजें इन्होंने बोली कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, राइट, ये दो चीजें वहां पे आई, और वो है क्लास एक्शन सूट सेक्शन 245 गाइस, बिकॉज मैं तीनों लेवल में पढ़ाता हूं गाइस। सीए फाइनल अभी तक 50 बार पढ़ा चुका हूं, सीए इंटरमीडिएट ऑलमोस्ट 100 बार पढ़ा चुका हूं गाइस। एक साल के अंदर 4-5 बैचें चलती है, राइट। बड़ौदा में भी पढ़ाता हूँ, यहाँ पे पढ़ाता हूँ, सूरत चलता है, ऑनलाइन कोचिंग चलता है, राइट, और वेरियस क्लासेस के अंदर। तो ऑलमोस्ट 100 बार सीए इंटर पढ़ा चुका हूँ, फाउंडेशन तो पता भी नहीं है कितनी सारी बार, उससे पहले सीपीटी भी आया करता था, ठीक है। सो गाइस, ये क्लास एक्शन सूट सेक्शन 245 इसके साथ डील करता है। एंड दूसरा क्या बोला उन्होंने? विसल ब्लोअर। ये विसल ब्लोअर का नाम चेंज हो गया, नाम चेंज होके इसका नाम हुआ है गाइस विजिल मैकेनिज्म। कंसेप्ट दोनों का बताऊंगा गाइस। सेक्शन 177 डील करता है इसके साथ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देयर आर टोटल 470 सेक्शंस। सो अभी कंपनी के अंदर सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं है, समझना। कंपनी की जो है गाइस, उस कंपनी के अंदर सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर थोड़ी ना है, कंपनी के अंदर तो और भी बहुत सारे लोग हैं। सो अगर हम बात करें गाइस कंपनी की, तो कंपनी के अंदर अलग अलग क्लास ऑफ स्टेक होल्डर है, इक्विटी वाले भी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी है, डिबेंचर होल्डर्स भी है, इवन आपने डिपॉजिट लिया है गाइस तो डिपॉजिट होल्डर भी है। सो ये सब कुछ, ये डिफरेंट क्लास हो गए गाइस, समझना। सो देयर आर डिफरेंट क्लास, ठीक है। अगर कंपनी ने डिबेंचर होल्डर के साथ अन्याय किया है, तो ये पूरा डिबेंचर होल्डर का ग्रुप, मतलब कि पूरा डिबेंचर होल्डर का क्लास जो है, वो क्लास कंपनी की बचा सकता है, कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकता है, कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। केस फाइल करना मतलब सूट फाइल करना, SUIT। सूट का मतलब होता है गाइस, इसको सू कर देना। सूट का मतलब होता है उसके खिलाफ केस करना, उसके खिलाफ आवाज उठाना, उसके खिलाफ एक्शन लेना, ठीक है। तो वो एक्शन के लिए जो सूट फाइल किया जाता है,
जो डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ कैटेगरीज ऑफ पीपल ये चीज कर सकते हैं गाइस, ठीक है। सो मैं आपको अभी फिलहाल बहुत सिंपल मैनर में ही बताऊंगा, बिकॉज आपको उसका रट्टा नहीं मारना है, और ना ही आपको ये पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय क्लास एक्शन सूट, आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेंगे लाइफ में फाउंडेशन के अंदर, ठीक है। बिकॉज ये सारी चीजें आपको उसका नॉलेज होना थोड़ा बहुत जरूरी है। एंड दूसरा, विसल ब्लोअर पॉलिसी के बारे में बोल रहा है भैया ये, ठीक है। अभी विसल ब्लोअर पॉलिसी क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ कि भैया कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती है, राइट। सो अभी ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉप क्लास होता है, फिर मिडिल लेवल होता है, एंड लोअर लेवल जो मजदूर लोग होते हैं जो एक्चुअली में काम करते हैं। सो देयर आर 3 लेवल्स, राइट। यहाँ पे कंपनी के सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर्स ये लोग बैठते हैं। यहाँ पे सारे मैनेजर्स बैठते हैं, राइट। सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, स्टॉक मैनेजर, राइट, या फिर मार्केटिंग मैनेजर होते हैं। तो ये सारे मैनेजर या एग्जीक्यूटिव स्टाफ, एडमिन स्टाफ, ये सब कुछ यहाँ पे बैठता है। एंड देन यहाँ पे मजदूर की टीम होती है, कि जो लोग एक्चुअली में वर्क करते हैं। अभी ये लोग पॉलिसी बना के, राइट, ये गाइस क्या करते हैं, टॉप लेवल वाले पॉलिसियां बनाते हैं, पॉलिसी बना के इनको समझाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, राइट। एंड फिर इनको बोलते हैं कि भैया काम करवाओ। ये लोग खड़े रह के इनसे काम करवाते हैं, परचेज करवाते हैं, सेल्स करवाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, सब कुछ। सो अभी एक्चुअली में तो काम कौन कर रहा है, ये लोअर लेवल डिपार्टमेंट। इसके ऊपर देखरेख कौन रख रहा है, मिडिल लेवल। कभी कंपनी का एमडी जाके किसी मजदूर को बोलेगा ये प्रॉपर करो, नहीं ना। एमडी क्या करता है, वो मैनेजर को बुलाएगा, भैया ये क्या हो रहा है, ये ठीक करवाओ सब। तो एक्चुअली में इनका इंटरेक्शन जो होता है गाइस, ये इनका इंटरेक्शन, मिडिल लेवल वाले इनको ऑर्डर देते हैं, इनसे काम करवाते हैं, सैलरी भी मिडिल लेवल वाले ही लोअर लेवल को देते हैं। कभी भी टॉप लेवल तो मिलता ही नहीं है ना लोअर लेवल को। व्हाट इफ, कम ऑन गाइस, व्हाट इफ अगर मिडिल लेवल वाले इस लोअर लेवल के साथ अत्याचार करे, जुल्म गुजारे, सेक्सुअल हैरेसमेंट करे अगर, तो ये बेचारे कहां जाएंगे। सर ये लोग कंप्लेन करेंगे। अरे ये लोग अगर इनको कंप्लेन करेंगे तो इनकी कंप्लेन तो ऊपर पहुंचेगी नहीं, कोई एक्शन ही नहीं लेगा। इसीलिए कंपनी के अंदर कुछ ऐसा वे आउट होना चाहिए कि ये लोग सीधा किसको कंप्लेन करे, टॉप लेवल को। ये लोग सीधा टॉप लेवल के पास जाए, ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। मैकेनिज्म मतलब ऐसा कोई रास्ता होना चाहिए, ऐसी कोई पॉलिसी होनी चाहिए कि भैया जो लोअर लेवल वाले हैं, सपोज लोअर लेवल से काम करवाया 12 घंटे का और उनको वेतन दे रहे 8 घंटे का, हुआ अत्याचार। उनके साथ कोई वुमन है, कोई लेडी है, उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हैं, ओवर टाइम का पैसा नहीं दे रहे हैं, राइट। या फिर उनको वहां पे पैसा डिले कर रहे हैं, सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे, इनको तो डेली बेसिस पे आपको देना पड़ता है, नहीं दे रहे हो आप। ये लोग रोज का कमाते, रोज खाते, राइट। सो अगर इनको कोई प्रॉब्लम है तो ये लोग सिटी बजा के बोलेंगे। सिटी बोले तो विसल ब्लोअर, ठीक है ना। ये विसल को ब्लो करके सिटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल। मतलब के लोअर लेवल वाले जब मिडिल लेवल के सामने कुछ कंप्लेन करना चाहते हैं तो ऐसा कोई रास्ता दिखाइए कि लोअर लेवल वाले सीधा कम्युनिकेट कर पाए टॉप क्लास मैनेजमेंट के साथ। दैट इज व्हाट द विसल ब्लोअर पॉलिसी, जिसका नाम चेंज करके इन्होंने कर दिया है विजिल मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये सब सिर्फ 2 वर्ड्स आए थे गाइस, तो मैंने आपको बताया कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, राइट, ऐसा प्रोविजन यहाँ पे उन्होंने डाला है। कथिक ने कुछ पूछा है, गौरव तनेजा वाज अ विसल ब्लोअर अगेंस्ट द एयर एशिया। यस बेटा, ऐसे बहुत सारे केसेस है, राइट, और बहुत सारी जगह पे ये प्रोविजंस अब लागू हो गई है। कंपनियां इस रिलेटेड पॉलिसीज बनाती है एंड अकॉर्डिंगली उसके ऊपर एक्ट करती है। तो यस गाइस, दिस इज व्हाट द स्मॉलेस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कि ये क्यों आया। अभी ये किसको किसको एप्लीकेबल है गाइस, इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो कंपनीज एक्ट 2013 है गाइस, दिस एक्ट अप्लाई टू जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर,
या फिर कोई प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर भी अगर कोई कंपनियां इनकॉर्पोरेट हुई है तो उनको भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सर प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब कि 1956 एक्ट के अंदर कोई कंपनियां इनकॉर्पोरेट हुई है, उससे पहले 1913 हुआ करता था। सर ये तो 1600 से चल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी आप लोग ने पढ़ा होगा गाइस, ईस्वी सन 1600 से ये चलता है, ठीक है। तो तब से जब से कंपनीज एक्ट पुराना जितना भी हो, जब से कंपनियां काम कर रही है, अगर आप उसको कंपनी बोलते हो रे, तो फिर उसको ये वाला कंपनी लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। इवन इंश्योरेंस कंपनी भी अगर है तो वो भी कंपनी है ना यार, तो उनको भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। बट इंश्योरेंस कंपनी के लिए उनकी एक सेपरेट अथॉरिटी होती है, आईआरडीए। आईआरडीए बोले तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी, आपको जो भी चीज लिखनी है आप साथ में मेरे साथ लिख सकते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे बैंकों की भी बैंक आरबीआई होती है ना, वैसे इंश्योरेंस कंपनी की भी एक ऊपर अथॉरिटी होती है जिसको आईआरडीए, इरडा बोलता है। बैंकिंग कंपनी को भी ये कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, बट यस यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या लिखा है कि जहां पे अपना एक्ट इनकंसिस्टेंट हो, मतलब कि अपना एक्ट के अंदर ऐसा लिखा है कि बैंकिंग कंपनी को साल में 4 मीटिंग करने की, बट अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आरबीआई वाला जो है उसके अंदर ऐसा लिखा है कि भैया आपको 8 मीटिंग करनी पड़ेगी, 8, मतलब कि अपनी प्रोविजन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सामने इनकंसिस्टेंट है, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब मिलता जुलता नहीं है। सो अगर अपना ये कंपनीज एक्ट अगर बैंकिंग कंपनी के लिए जो उनका एक सेपरेट एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, अगर उसके साथ मिलता जुलता ना हो तो फिर वहां पे उनको कौन सी प्रोविजन लागू हो जाएगी, अपना जो सेपरेट एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसकी प्रोविजन लागू हो जाएगी। इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी सेम गाइस, अगर कंपनीज एक्ट का प्रोविजन मिलता जुलता है तो ठीक है, नहीं मिलता जुलता है तो फिर उनको वहां पे इंश्योरेंस एक्ट की प्रोविजन लागू हो जाएगी। फिर ऐसे ही ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है। तो जो कंपनियां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है लाइक टोरेंट, लाइक उत्तर गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड, राइट, ये अलग अलग टाइप की वहां पे कंपनियां हैं। तो ये जो भी कंपनियां है गाइस उनके लिए सेपरेट सेपरेट एक्ट बने हैं। ये कंपनीज एंगेज्ड, ऐसी कोई भी कंपनियां है गाइस जो जनरेशन करती है या सप्लाई करती है इलेक्ट्रिसिटी का, राइट, तो उनके लिए भी एक एक्ट 2003 में बना है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाला, तो उनको उस हिसाब से वो प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगी अगर कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस क्या हो रही है, इनकंसिस्टेंट हो रही है। एनी अदर कंपनी जो स्पेशल एक्ट के अंदर बना हो? सर ऐसा कौन सा कंपनी है जो स्पेशल एक्ट के अंदर बना हो, लाइक एलआईसी है, एसबीआई है, ये सबका अपना खुद का एक्ट है, राइट, ये सेपरेट एक्ट वाली कंपनियां होंगी, स्पेशल एक्ट है ये, ठीक है। सो गाइस ये वाली कंपनियों को भी कंपनीज एक्ट वहां पे डेफिनेटली लागू हो जाता है। एंड द लास्ट, such body corporate which are incorporated by any act for the time being in force, the central government may by notification specify in this behalf। मतलब कि ऐसी कोई सी भी बॉडी कॉर्पोरेट है गाइस। नाउ सर व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी कॉर्पोरेट? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है गाइस कि वहां पे कंपनी आ गई, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर फॉरेन कंपनी भी आ गई, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी आ गई, जो मैं अभी आपको वो लक्षण समझाने वाला हूं टॉप क्लास वाला। जिस कंपनी के अंदर, जिस एंटिटी के अंदर, जिस एंटिटी के अंदर टॉप क्लास, जिस एंटिटी के अंदर टॉप क्लास वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, उस एंटिटी को बॉडी कॉर्पोरेट वहां पे बोलते हैं। क्लियर गाइस, बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। सो यस अगर ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करते तो उनको भी वो कंपनीज एक्ट लागू हो जाएगा, राइट। दिस इज व्हाट द सिंपल एप्लीकेबिलिटी गाइस, इट इज एप्लीकेबल टू कंपनीज और प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर जो कंपनियां इनकॉर्पोरेट हुई है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, राइट। इसके आगे आप लिख दीजिए गाइस ये कौन सी कंपनियां हैं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, पावर सप्लाई करती है, लाइक टोरेंट, उत्तर गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड एंड वो सारी कंपनियां। ओके, लास्ट पॉइंट नहीं समझ में आया, बस फिर से समझा देता हूँ गाइस। ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी कॉर्पोरेट? तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है गाइस, पहले वो समझिए कि कोई भी कंपनी या कोई फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई है वैसी कंपनी,
स्विट्जरलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में, यूएसए में, राइट। तो ऐसी कोई भी फॉरेन कंपनी है या एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये सब कुछ बॉडी कॉर्पोरेट है। सर बॉडी कॉर्पोरेट की कोई डेफिनेशन है? यस बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट उनको बोलते हैं कि जिसके अंदर टॉप क्लास वाले, जो मैंने अभी आपको एक शॉर्टकट लिखा था ना, जो अपन अभी पढ़ने भी वाला है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये रहे कंपनी के फीचर्स, राइट। ये फीचर्स हम पढ़ने वाले हैं गाइस। तो ये फीचर्स जिस कंपनी के अंदर होते हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट हो जाता है, ठीक है। सो अभी ये बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट हुआ है बाय एनी एक्ट, इस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं, इनका इनकॉर्पोरेशन किसी और एक्ट के अंदर हुआ है, राइट, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स and as the central government may by notification specify in this behalf, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट कल जाके ऐसा बोल दे कि भले ऑस्ट्रेलिया में जो भी कंपनियां इनकॉर्पोरेट हुई है, अगर उनकी ब्रांच भारत के अंदर होगी, इंडिया के अंदर होगी, तो उनको भी पूरा कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ऐसा बोल दे तो वो उनको एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं बेटा? एप्लीकेबिलिटी, राइट। तो इसने क्या बोला, पहले तो जो जो चीजों को एप्लीकेबल था वो बता दिया, फिर यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी को एप्लीकेबल, बैंकिंग कंपनी को एप्लीकेबल, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को ये एप्लीकेबल, राइट। फिर स्पेशल एक्ट वाली कोई कंपनियां जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, उनको भी ये एप्लीकेबल है। फिर वहां पे क्या बोला कि ऐसा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट का ये रहा आपके पास सिंपल मीनिंग, राइट, या ऐसा कोई भी जो कहीं पे भी इनकॉर्पोरेट हुआ है बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया आपको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल, उस दिन से उनको ये एप्लीकेबल हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में अनाउंस करेगा, उसके बाद ही उनको ये एप्लीकेबल हो सकता है। इज दिस क्लियर गाइस? ये समझ में आ रहा है कि आप लोग को? बहुत धीरे धीरे जा रहा हूं मैं आप लोग को समझाते समझाते। कुछ भी डाउट्स है यू मे आस्क। अगर आपको एप्लीकेबिलिटी में कुछ भी डाउट्स है फील फ्री टू आस्क। I got message from dozen of students, sir it is very well clear, ऐसे करके। ओके, सो दिस इज व्हाट द एप्लीकेबिलिटी। साथ में मैंने आपको ये वर्ड्स अगर आपको थोड़े बहुत भी समझ में आया है, इट्स ओके गाइस, राइट। नो नीड टू रिमेंबर दिस क्लास एक्शन सूट एंड विसल ब्लोअर पॉलिसी, इट इज नॉट फॉर यू डेफिनेटली, राइट। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अभी अपन कंपनी के बारे में देखेंगे, उसके फीचर्स के बारे में देखेंगे गाइस। सो थोड़ा बहुत तो आपको मालूम हो चुका है कि कंपनी का एक बेसिक फंडा क्या है, कि लोगों से पैसा इकट्ठा करना, जो हम और उनको हम उनका उस कंपनी का थोड़ा सा हिस्सा भी दे देते हैं। हम ऐसे ही उनको रियल ओनर थोड़ी ना बोलते हैं। शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स कंपनीના સાચા માલિકો છે। क्यों भैया साचा मालिको છે? बिकॉज उन्होंने जितना कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हम उतना उनको शेयर दे रहे हैं, उतना पोर्शन की ओनरशिप हम उनको ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट। एंड दैट्स व्हाई वो लोग कंपनी के रियल ओनर हैं। बट उनकी जो लायबिलिटी होती है वो शेयर्स तक ही लिमिटेड होती है, समझना। अदरवाइज तो क्या होगा कि सपोज आज हमने डिसाइड किया कि चलो आप लोग और मैं हम सब मिलकर एक बिजनेस चालू करते हैं। हमने बिजनेस चालू किया है, वो बिजनेस के अंदर लॉस हुआ तो ऑब्वियसली वो आपको और मेरे को बेयर करना पड़ेगा। प्रॉफिट हुआ तो ऑब्वियसली आप लोग और हम लोग एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, वो हम लोग बेयर करते हैं या हम लोग उसको एंजॉय करते हैं। अभी कंपनीज के अंदर ऐसा नहीं। कंपनी जो है ना गाइस, वो अपने आप में एक सेपरेट पर्सन है आपके और मेरी तरह, बट उसको कोई फीलिंग्स नहीं आती है। कंपनी के क्या कोई आंख नाक कान है? नहीं है। क्या कंपनी श्वास ले सकती है? नहीं। क्या कंपनी देख सकती है आपकी और मेरी तरह? द आंसर इज नो, राइट। तो ये सारे फीचर्स कंपनी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, समझना। बट स्टिल कंपनी क्या क्या कर सकती है, समझना। तो कंपनी अपने नाम पे किसी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, कर सकती है। कंपनी उनका खुद का सिग्नेचर बनाना चाहती है, जिसको हम कॉमन सील बोलते हैं, कर सकती है। कंपनी किसी के ऊपर केस फाइल करना चाहती है, ओहो सर पक्का कर सकती है कंपनी? यस, कंपनी किसी की बजा सकती है, एंड अगर कोई कंपनी की बजाना चाहता है तो भी हो सकता है, ठीक है। सो देयर आर वेरियस थिंग्स। कंपनी अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकती है। कंपनी इवन कंपनी जिंदा रह सकती है लाइफ टाइम के लिए। कैसे सर? कंपनी के शेयर होल्डर्स अगर 2 है और 2 के 2 शेयर होल्डर्स मर गए, फिर भी सर कंपनी जिंदा रहेगी? देयर आर नो शेयर होल्डर्स? यस,
जो शेयर होल्डर्स है वो शेयर होल्डर्स के शेयर्स जो होंगे, जो शेयर होल्डर्स होंगे, राइट, उनके जो नॉमिनी है, उनके जो वारसदार है, उनको वो शेयर्स चले जाएंगे, राइट। तो अल्टीमेटली वो कंपनी के शेयर होल्डर बन गए एंड कंपनी जिंदा रह गई। समझना गाइस, एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है? द आंसर इज यस। उसको ही तो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना। डेफिनेटली अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहती है तो डेफिनेटली वो चीज वो कर सकती है। सो देयर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी कि जो कंपनी टाइम टू टाइम बेसिस पे अगर करना चाहती है तो वो डेफिनेटली कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे गाइस जस्टिस मार्शल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल, जिन्होंने ये कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन दिया, अ कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल, समझना गाइस, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आपके और मेरी तरह वो नहीं है। समझना, कंपनी कॉर्पोरेशन जो है गाइस वो एक आर्टिफिशियल है, बिंग, दिखता नहीं है गाइस, इनविंसिबल, इनविजिबल, इनटेंजिबल, राइट, आप वो अदृश्य है। ये सिर्फ कानून के नजरिए में जिंदा है, ये पर्सन है बट किसके नजरिए में, एग्जिस्टिंग ओनली इन द कॉन्टेम्पलेशन, मतलब के लॉ के नजरिए में, कानून के नजरिए में ये डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है। सो बीइंग अ मेयर क्रिएशन ऑफ लॉ इट possess only those properties, ये प्रॉपर्टी भी possess कर सकती है which the charter of its creation confers upon it either expressly or as accidental to its very existence। ये बहुत खतरनाक इंग्लिश लिखा है गाइस जो मैं आपको बताता हूं। अभी सपोज मी एंड लेट्स से अभिषेक, ठीक है, जो इस बैच का बंदा है, मैंने ऐसे ही जो नाम मुझे दिखता था स्क्रीन के ऊपर उसका नाम ले लिया है। तो सपोज आज हम, मी एंड अभिषेक, हम लोग कोई बिजनेस चालू कर रहे हैं एंड हमने पार्टनरशिप बेसिस में बिजनेस चालू करने का सोचा। हम दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट बना सो दैट कोई अपने वादों से मुकर न जाए, किसको काम करना है, किसको इन्वेस्टमेंट लाना है, किसकी मास्टरी कहाँ पे है, कौन क्या संभालेगा, वो सबके लिए हमने एक अग्रीमेंट बना दिया जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप अग्रीमेंट। समझना, सचिन एंड अभिषेक इन्होंने मिलके बिजनेस चालू किया, ठीक है। लेट्स से हमारा बिजनेस था ट्यूशन क्लासेस करने का। ये ट्यूशन क्लासेस का बिजनेस हमने चालू किया। अभी मुझे बताइए, हम लोग को अगर कोई भी कार्य करना है, या पैसे लाना है नहीं लाना है, पैसे निकालना है नहीं निकालना है, हमको ट्यूशन में कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊंगा, अभिषेक पढ़ाएगा, कौन से स्टैंडर्ड को कौन पढ़ाएगा, कैन आई से दैट ये सारी बातें हमको जिस हिसाब से पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिखी है वैसे ही करनी पड़ेगी? टेल मी गाइस, कैन आई से दैट कि हमको कुछ भी कंफ्यूजन होगा या कुछ भी है, हमको हमारा स्कोप, हमको क्या काम करना है, ये सब कुछ पार्टनरशिप अग्रीमेंट के हिसाब से करना पड़ेगा जो हमने एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप ये चीज बनाई है। आप अग्री करते हो इस चीज को? ठीक वैसे ही जब कंपनी आप बनाते हो तब कंपनी के अंदर, समझना गाइस, जब आप कंपनी बनाते हो तब जैसे पार्टनरशिप बनाने के लिए आपने पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाया, वैसे ही कंपनी बनाने के लिए आपको दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी आपको दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, फिर पूरे साल जब तक कंपनी जिंदा रहती है आपको वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से काम करना पड़ता है। वो डॉक्यूमेंट को बोला जाता है गाइस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ होता है जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं एमओए, एंड दूसरा है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जिसको हम बोलते हैं एओए। These are the main document and main के लिए वर्ड यूज किया जाता है गाइस चार्टर। फॉरेन में इसको चार्टर बोला जाता है, यूएसए के अंदर इसको चार्टर, मतलब कि जो किसी भी एंटिटी का मेन डॉक्यूमेंट होता है ना, मेन डॉक्यूमेंट, उसको ये लोग चार्टर बोलता है, ठीक है। सो यस गाइस, अभी क्या लिखा है यहां पे, अब पढ़िए। Being a mere creation of law, it possess,
ये कंपनी कौन सी प्रॉपर्टी परचेस कर सकती है या पजेस कर सकती है? तो इसने बोला इट पजेस ओनली दोस प्रॉपर्टी विच द चार्टर मतलब के एमओए एओए अपने केस के अंदर, मतलब के अगर पार्टनरशिप फॉर्म होता तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो क्रिएशन के टाइम पे, मतलब कि आपने ये कंपनी बनाने के टाइम पे जो एमओए एओए के अंदर लिखा हुआ है, जो पावर आपके पास है, उस चीज के रिलेटेड ही आप प्रॉपर्टी ले सकते हो एंड पजेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि फिर आप कुछ भी परचेस कर लो और कहीं से भी कुछ भी, ऐसा नहीं गाइस, आपको देखने का। जैसे कि मैंने और अभिषेक ने पार्टनरशिप किया, ट्यूशन क्लासेस चलाने का, बच्चों को पढ़ाना था, और फिर मैं कल जाके सीए की बैच चालू कर दूं तो मेरा पार्टनरशिप एग्रीमेंट मेरे को अलाउ नहीं कर रहा है बाबा। अगर मुझे सीए की बैच चालू करनी है तो पहले मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? मेरा पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अभिषेक की कंसेंट लेके, तब जाके फिर मैं सीए की बैच चालू कर पाऊंगा। ठीक वैसे ही कंपनी को यहाँ पे पावर तो दे दिया कि वो कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, पोजेस कर सकती है, पर सिर्फ उतनी ही प्रॉपर्टी जो मेमोरेंडम के अंदर लिखी हो, जो आर्टिकल्स के अंदर लिखी हो, मतलब के चार्टर जो मेन डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर लिखी हो, और वो आप क्रिएशन के टाइम पे, मतलब कि आपकी कंपनी जब बनती है उस टाइम पे, तब आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, राइट? ये डॉक्यूमेंट्स आप एक्सप्रेसली उसके अंदर क्लियरली लिखते हो कि भैया आप ये चीज कर सकते हो, या फिर आप इनडायरेक्टली उसके अंदर वहां पे लिख देते हो कि आप कौन सी चीजों वहां पे परचेस कर सकते हो, कौन सी चीजें आप वहां पे परचेस नहीं कर सकते। वेरी क्लियर गाइस। ये चीफ जस्टिस मार्शल का आपको डेफिनेशन समझ में आ रहा है क्या? इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, आपके और मेरे जैसा रियल पर्सन नहीं है कंपनी, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, अदृश्य है, समझना गाइस? इनविजिबल मतलब दिखता नहीं है, इंटेंजिबल मतलब वो उसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते कंपनी को। ये सिर्फ लॉ के नजरिए में, कानून के नजरिए में ये है, और ये सिर्फ वही प्रॉपर्टीज पजेस करती है जो उसका मेन डॉक्यूमेंट उसको अलाउ करता है। मैं आपको बताता जाऊंगा गाइस, जो जो चीजें आपको याद रखनी है ना, वो मैं डेफिनेटली आपको बताता जाऊंगा रुद्र, ठीक है? सो यस, आपको ये डेफिनेशन याद रखने का गाइस, इसीलिए मैं आपको फिलहाल समझा रहा हूं कि कैसे ये चलता है। इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर हेनी, क्या बोलता है? अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन है। ये कौन सा पर्सन है गाइस? आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ से क्रिएट होता है। ये एक सेपरेट एंटिटी है गाइस, इसका परपेचुअल सक्सेशन है और इसके पास कॉमन सील है। सर ये तो चारों के चारों में से एक भी वर्ड समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा। जो मैंने आपको टॉप क्लास बोला था ना, टॉप क्लास में से एक CLASS, एक S यहाँ पे है, TOPP यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन, क्लास का C यहाँ पे है, CLA, ए से आर्टिफिशियल पर्सन यहाँ पे है, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है? सो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। मैंने आपको अभी अभी यहाँ पे बताया कि एक बिजनेस चालू करने के लिए बहुत सारी एंटिटियां होती है। सो कंपनी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है? तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है गाइस, कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह कंपनी वहां पे चालू होती है, काम करती है। हावेवर द एक्ट ने डिफाइन किया है कंपनी की टर्म को, वो डिफरेंट तरीके से किया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द टर्म कंपनी। कंपनी का मतलब इन्होंने बोला कि भैया कंपनी मतलब जो कंपनियां इस एक्ट के अंदर, मतलब के कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इनकॉर्पोरेट हुई है, और जो पुराना कंपनीज एक्ट है उसके तहत इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसको कंपनी बोला जाएगा। इवन आपको किताब भी लिख के दे रहा है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, ये चैप्टर पढ़ते जाओगे, तब आपको कंपनी का डेफिनेशन समझ में आता जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि अभी 3 लाइन पढ़ा और आपके दिमाग में वैसे वो 3 लाइन उतर गई, पर उसका रियल मीनिंग अभी इतना जल्दी नहीं उतरेगा, राइट? और जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे गाइस, आपके दिमाग में ये चीजें फिट होती जाएगी, समझ रहा? ठीक है? सो कंपनी मतलब जो कंपनियां इनकॉर्पोरेट है,
एक अच्छी सी बात जो मुझे आपको बतानी थी कंपनीज के अंदर कि भैया कंपनी ऐसे ही फॉर्म नहीं हो जाती, वो पेपर पे फॉर्म होती है। और पेपर मतलब कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस वहां पे बनते हैं और उसके अंदर ये सारी बातें लिखी जाती है जिसको हम वहां पे कंपनी बोलते हैं। अभी ये जो 4 वर्ड्स आए थे ना, वो 4 वर्ड्स यहाँ पे नीचे दिए हुए ही है। इसमें से आप कोई भी डेफिनेशन एक याद रखोगे तो चलेगा मेरे हिसाब से। या ऊपर जो मार्शल वाली डेफिनेशन है वो याद रख लोगे तो दैट इज कंप्लीटली फाइन, इट्स ओके। ठीक है, सो गाइस ये चारों वर्ड्स अपन यहाँ पे देखते हैं, डिटेल में देखने वाले हैं, सबकी केस स्टडीज भी बताऊंगा मैं आपको। सेपरेट लीगल एंटिटी है, फिर उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन है, राइट, लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमन सील। ठीक है, सो 5 फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं गाइस, वो पांचों के पांचों अपन डिस्कस करने वाले हैं। अभी डिस्कस करते हैं इसको गाइस, फीचर्स ऑफ द कंपनी। सो कंपनी के फीचर्स की अगर हम बात करें गाइस, कि जिससे कंपनी जानी जाती है, उसमें सबसे पहला फीचर है गाइस इसका सेपरेट है। ये एक सेपरेट पर्सन है गाइस, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए उसको बोला जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या बोला जाता है इसको गाइस? ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कैसे इसको डिफाइन करेंगे? सो इसने बोला, समझिए गाइस, अब व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट लीगल एंटिटी? लीगल एंटिटी तो इसको इसलिए बोला जाता है कि इसके ऊपर कोई बंदा अगर केस करना चाहता है तो डेफिनेटली कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, एंड अगर कंपनी किसी के ऊपर केस करना चाहती है तो वो कर सकती है। जैसे कि सपोज आपको किसी ने थप्पड़ मारा, आप उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर सकते हो ना। वैसे ही अगर कंपनी ने आपके साथ फ्रॉड किया, आपसे पैसा ले लिया बट आपको गुड्स नहीं दिया, ठीक है, तो आप कंपनी के ऊपर केस कर सकते हो। जेल में कौन जाएगा? जो कंपनी चला रहा है वो। सर कौन चलाता है कंपनी? कंपनी के डायरेक्टर्स। समझना कैसे, राइट? वो भी अपन देखेंगे आगे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल आएगा, उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। बट यस, बहुत धीरे धीरे जाएंगे अपन, बिकॉज ये सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत नए हैं। बट यस, सेपरेट एंटिटी, इसका मतलब क्या? इसका मतलब इसने बोला कि देयर आर डिस्टिंक्टिव फीचर्स बिटवीन different forms of organization, and the most striking feature in the company form of organization vis-a-vis, साथे साथे बीजा ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी है आपने, राइट? तो उसके अंदर उसका जो यूनिक फीचर है दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कि इसमें बोला कि भैया अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग फीचर्स होते हैं, बट कंपनीज एक्ट का एक सबसे बढ़िया और उसको अलग करता हो ऐसा फीचर जो है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड, अगर एक बार कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाए, इनकॉर्पोरेट हो जाए, इट इज क्लोथ विथ अ लीगल पर्सनालिटी। मतलब कि एक बार अगर आपकी कंपनी, वंस कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड, वंस कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड, इस कंपनी को गाइस कपड़े पहनाए जाते हैं। अरे सर कैसे कपड़े पहनाए जाते हैं? इस कंपनी को देखो ना, क्लोथ लिखा है, ठीक है, कौन से कपड़े पहनाए जाते हैं? लीगल पर्सनालिटी के, कि भैया ये कंपनी अब अपने हिसाब से लड़ सकती है। ये कंपनी को कौन से कपड़े पहनाए गाइस? कौन सी ब्रांड के? लीगल पर्सनालिटी के ब्रांड के कपड़े पहनाए। इट कम्स टू हैव ऑलमोस्ट द सेम राइट्स एंड द पावर्स एज अ ह्यूमन बीइंग। ओहो, जैसे एक इंसान के पास, जैसे एक इंसान के पास राइट्स होते हैं, जैसे एक इंसान के पास पावर होते हैं, वैसे ही सेम पावर के पास होता है। इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट, इसका जो एग्जिस्टेंस एक डिफरेंट है। ये सेपरेट है अपने मेंबर्स से, अपने मेंबर से ये अलग पड़ता है, ये सेपरेट है। अ कंपनी
अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, जैसे आप लोग ले सकते हो। कंपनी अपने नाम का बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, जैसे आप लोग कर सकते हो। कंपनी अपने नाम पे लोन ले सकती है, जैसे आप लोग कर सकते हो। कंपनी अपने नाम पे लायबिलिटी इनकर कर सकती है, जैसे आप लोग कर सकते हो। कंपनी किसी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहती है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, वो भी कर सकती है, जैसे आप लोग कर सकते हो। मतलब के देखिए गाइस, कंपनी को आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, प्रोप्राइटर मर गया तो उसका बिजनेस भी खत्म। प्रोप्राइटरशिप को किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि उसका बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया ऐसा माना जाएगा। प्रोप्राइटरशिप का अगर कोई डेट हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप ने अगर 2 करोड़ का डेट किया, तो सिर्फ बिजनेस में से नहीं, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। बट कंपनी में ऐसा नहीं है, समझना, कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी एक सेपरेट पर्सन। कंपनी के अंदर अगर 2 करोड़ का डेट हो गया, तो कंपनी के शेयर होल्डर को वो डेट नहीं भरना है। उनकी लायबिलिटी कितनी, जितना उनके पास शेयर्स है उतनी, तो सर बाकी का पैसा लोगों को माफ करना पड़ेगा। कंपनी विल नॉट पे अ सिंगल पेनी। क्यों? बिकॉज कंपनी की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। कंपनी का अगर 10 करोड़ का डेट हो गया, तो क्या वो मेंबर्स का डेट है? अरे नो सर, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सपोज कि ये अपना जो अभिषेक है, ठीक है, और अभिषेक के साथ साथ सपोज ये मैं बात करूं अंजलि है, ये अनु पटेल है, अरबाज है, ठीक है, ये 4-5 जन ने मिलके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स लिए। टोटल 1 लाख रुपए के शेयर्स इन्होंने लिए कंपनी के। दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। 1 लाख रुपए के शेयर्स इनके पास है। 10 दिन के बाद रिलायंस में 200 करोड़ रुपए का डेट हो गया, रिलायंस को नुकसान हुआ। क्या ये नुकसान ये 4-5 जन जिन्होंने शेयर लिया वो लोग बेयर करेंगे? क्या ये नुकसान ये 4-5 जन जिन्होंने ये शेयर्स लिए, कितना शेयर्स लिए? 1 लाख का, डेट कितना हुआ है? 200 करोड़ का। हु विल बेयर दिस 200 करोड़? सर कंपनी खुद बेयर करेगी। इन लोग का कोई भी लेना देना उससे नहीं। मैक्सिमम क्या हो सकता है, इनके जो लाख रुपए के शेयर्स है उसकी वैल्यू कम होके कितनी हो सकती है? 0। इनका डेट कितना जाएगा? इनका नुकसान कितना होगा? 1 लाख रुपए का। उससे ज्यादा तो इनका नुकसान वहां पे डेफिनेटली नहीं होगा। समझना मेरी बात मेरे भाइयों बहनों। कंपनी एक सेपरेट पर्सन है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जो शेयर होल्डर से बिल्कुल भी अलग है। शेयर होल्डर के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। समझना, वो अपने नाम से प्रॉपर्टी ले सकती है, वो अपने नाम पे बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, वो अपने नाम पे लोन ले सकती है, लायबिलिटी इनकर कर सकती है, और इवन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर भी होना चाहती है तो वो डेफिनेटली एंटर हो सकती है। इसके अंदर आगे लिखा हुआ है, बट मुझे किसी का कोई मैसेज आया है, जस्ट अ मिनट। कंपनी का कोई भी पर्सन गलत करे तो भी डायरेक्टर पर केस होता है? नहीं बेटा, केस तो कंपनी के ऊपर ही होता है, फिर उसके अंदर जो भी डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उनको सजा होती है। ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे बेटा टाइम टू टाइम बेसिस पे। इट इज एट लॉ। एक और क्वेश्चन है, सर कैन अ डायरेक्टर सू हिज कंपनी? यस डेफिनेटली। डायरेक्टर के साथ अगर अन्याय हुआ तो डायरेक्टर भी कंपनी के बजा सकता है, डेफिनेटली कथिक। It is at law a person which is different from the subscribers to the memorandum of association. Its personality is distinct and separate from the personality of those who compose it. मतलब के ये जो कंपनी है गाइस, ये कंपनी एंड उसके सब्सक्राइबर्स बोले तो जिन्होंने शेयर से सब्सक्राइब किए, बोले तो कंपनी के जो पहले शेयर होल्डर्स है, फर्स्ट शेयर होल्डर, इन दोनों की वो बात करता है। ठीक है, सो इसने बताया कि भैया कंपनी एंड ये दोनों जो है गाइस, कंपनी अलग है एंड उसके सब्सक्राइबर्स अलग है, राइट? ये दोनों डिफरेंट लोग हैं।
ये दोनों डिफरेंट लोग हैं, राइट। सो यहाँ पे इसने बोला डिफरेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स, इट इज एट लॉ, लॉ के नजरिए से अगर देखे तो यस दिस पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट्स पर्सनालिटी इज डिस्टिंक्ट, ये एक अलग पर्सनालिटी है, और ये सेपरेट है फ्रॉम दोज हु कंपोज इट, मतलब जिन्होंने कंपनी बनाई है एंड कंपनी, ये दोनों भी अलग अलग है, राइट। मतलब कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसको अपने मेंबर से कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने कंपनी बनाई है उससे भी उसको कोई लेना देना नहीं है। कानून के नजरिए से ये कंपनी एक डिफरेंट पर्सन है, डिफरेंट एंटिटी है। इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, मतलब कि कंपनी के शेयर होल्डर अगर कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, मतलब कंपनी के ही ओनर है शेयर होल्डर्स तो, और वो कंपनी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, समझ लो। इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, acquire the right against it or incur liability to it for the debt of the company, only its creditors can sue it and not its members, right। अगर कंपनी का डेफिनेटली कोई डेट हो जाता है और कंपनी पे नहीं कर रही है तो उसके क्रेडिटर्स वहां पे सूट फाइल कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं गाइस। कि सपोज आज सचिन ठक्कर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स बाय किए, मैंने 1 लाख रुपए के शेयर्स लिए, ठीक है। अभी ये ट्रांजैक्शन मैंने किया 2018 में। अभी 2020 में मेरे पास अभी शेयर्स पड़े ही थे। 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इनको सीएस की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी गाइस? सीएस की, कंपनी सेक्रेटरी की। तो सचिन ठक्कर एंड एसोसिएट्स, जिसका मैं प्रोप्राइटर हूं, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की फर्म है, इन्होंने रिलायंस को सर्विस चाहिए थी गाइस सीएस रिलेटेड। तो मैंने सीएस रिलेटेड जो भी सर्विसेज इनको चाहिए थी, ये सर्विसेज मैंने प्रोवाइड की। सर्विस प्रोवाइड करने के बाद मैंने 5 लाख रुपए का बिल जनरेट किया और मैंने उनको बताया कि भैया 5 लाख रुपए लगेंगे अगर आपको ये सर्विस लेनी है। इन्होंने वो चीज अप्रूव की थी। काम खत्म होने के बाद मैंने बिल भेजा कि भैया मेरा पेमेंट कर दो। रिलायंस ने मुझे पेमेंट नहीं किया। सी, सचिन ठक्कर जो प्रोपराइटर है, उन्होंने रिलायंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था सर्विस प्रोवाइड करने का। तो अभी ये क्या बोलता है कि क्या कंपनी का शेयर होल्डर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? द आंसर इज यस। मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मैं कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, क्या कर सकता हूं? द आंसर इज इवन अ मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, राइट। एक्वायर द राइट अगेंस्ट इट, इनकर द लायबिलिटी फॉर द डेट। बट अगर ये अभी रिलायंस मुझे पैसा नहीं दे रहा है, रिलायंस का डेट है, रिलायंस को कितना रुपए देने को बनता है? मेरे को 5 लाख रुपए देने को बनते हैं, एंड रिलायंस मेरे को पैसा नहीं दे रहा है। तो क्या सचिन ठक्कर बिंग शेयर होल्डर रिलायंस के ऊपर केस फाइल कर सकता है? नो। बट सचिन ठक्कर बिंग क्रेडिटर ऑफ द कंपनी केस फाइल कर सकता है? द आंसर इज यस, आई एम द क्रेडिटर, रिलायंस इज माय डेटर, मुझे पैसा लेना है, समझना गाइस, राइट। मुझे पैसा लेने का है, मैं रिलायंस का क्रेडिटर हूं, राइट, और रिलायंस मेरी डेटर है। सो यस, ये रिलायंस का डेट है। तो मैं अगर कंपनी के ऊपर सूट फाइल करना चाहता हूं, कंपनी को सू करना चाहता हूं, तो डेफिनेटली मैं कर सकता हूं। A company is capable of owing, enjoying, disposing the property in its own name। अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, उसके ऊपर वो एंजॉय कर सकती है, उस प्रॉपर्टी को वो बेच सकती है। Although the capital and the assets are contributed by the shareholders, कंपनी के अंदर पैसा कौन लाया? शेयर होल्डर्स। असेट्स कौन लेके आया? शेयर होल्डर्स। बट द कंपनी बिकम द ओनर ऑफ द कैपिटल एंड असेट्स। बट उसका ओनर कौन माना जाएगा गाइस? कोई भी शेयर होल्डर नहीं माना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही उसका ओनर माना जाएगा। द शेयर होल्डर्स आर नॉट द प्राइवेट और द जॉइंट ओनर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर शेयर होल्डर का कोई भी राइट नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, बहुत सारे शेयर होल्डर ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है,
बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। इंक्लूडिंग मुकेश भाई अंबानी MA, अनिल भाई अंबानी AA, नीता भाभी NB, ये सबने भी रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तो अभी ये रिलायंस का एक ब्यूटीफुल रिलायंस हाउस था जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम पे है। मुझे बताइए, क्या मुकेश भाई अंबानी अपनी बेटी की शादी रिलायंस हाउस में कर सकते हैं? इनके पास मेजोरिटी शेयर्स है रिलायंस के, क्या वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है? द आंसर इज नो। क्या रिलायंस हाउस का इंश्योरेंस लेना, इस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, तो क्या मुकेश भाई अंबानी वो इंश्योरेंस अपने नाम पे ले सकते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज ये प्रॉपर्टी कंपनी की है। सो कंपनी के पास ही पावर है, ये कंपनी ही वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे लेगी, एंड इंश्योरेंस भी उसका कंपनी ही पे करेगी। एक केस स्टडी हुआ था गाइस, मैक्यूरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये इंश्योरेंस का कंपनी था गाइस, नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो मैं वही स्टोरी आपको मुकेश भाई के केस में सुनाता हूं, फिर अपन उसके ऊपर जाते हैं। ना मुकेश भाई ने एक बार ऐसा किया कि किसी कंपनी के नाम का, किसी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी थी, वो इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि ये रिलायंस हाउस जो प्रॉपर्टी है, ये रिलायंस हाउस का मेरे नाम पे, मतलब मुकेश भाई के पर्सनल नाम पे इंश्योरेंस लेना है। इंश्योरेंस ले लिया। अभी ये रिलायंस हाउस जल के खाक हो गया। इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया हुआ था। मुकेश भाई ने वहां पे इंश्योरेंस कंपनी को खत लिखा कि भैया मेरा रिलायंस हाउस जल गया है, आप मुझे इसके जो 15,000 करोड़ रुपए है वो मेरे खाते में जमा कर दीजिए, बिकॉज मैंने इसका इंश्योरेंस ले रखा है। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लियरली मना कर दिया कि भैया ये प्रॉपर्टी कंपनी की है, ये इंश्योरेंस लेने का अधिकार कंपनी को है, और ये पैसा भी कंपनी को ही मिलेगा, मुकेश भाई अंबानी को नहीं मिलेगा। ऐसा सेम केस स्टडी गाइस, ये मैक्यूरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर हुआ है। ये मैक्यूरा मतलब M was the holder of the nearly all shares of a timber company। एक कंपनी थी गाइस जो टिम्बर बनाती थी। तो ये टिम्बर मेकिंग कंपनी जो थी गाइस, ये टिम्बर कंपनी का मिस्टर M मैक्यूरा शेयर होल्डर था। मिस्टर M जो था टिम्बर कंपनी के लगभग सारे एक्सेप्ट वन 99.99% शेयर्स वो मिस्टर M के नाम पे थे। He was a major creditor of the company। समझ रहे? He was also major creditor, मतलब कि इनको लोन वगैरह दिया होगा मिस्टर M ने। मिस्टर M ने शेयर्स के अंदर तो इन्वेस्टमेंट किया ही था, लोन भी दिया था। तो मिस्टर M टिम्बर कंपनी का मेजोरिटी शेयर होल्डर, मिस्टर M उस कंपनी का क्रेडिटर भी है। समझना गाइस? सब कुछ सारा क्रेडिट इसने ही दिया है। द टिम्बर वॉज लॉस्ट इन अ फायर। ये टिम्बर आग में जल के खाक हो गया। M क्लेम्ड इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन, और M ने इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन के लिए वहां पे कंप्लेन कर दी। हेल्ड द इंश्योरेंस कंपनी वाज नॉट लायबल टू हिम एज नो शेयर होल्डर हैज एनी राइट टू एनी प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द कंपनी, फॉर ही हैज नो लीगल और द इक्विटेबल इंटरेस्ट इन दैम। मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया। समझने का इस मिस्टर M ने क्या किया, ये टिम्बर सी, इसके पास ये कंपनी का शेयर होल्डर, ये कंपनी का ओनर, राइट। ये टिम्बर जो था गाइस वो लॉस्ट हो गया। थर्ड वहां पे क्या हुआ, ये लॉस्ट इन फायर हो गया। तो मिस्टर M ने इंश्योरेंस कंपनी को वहां पे चौथे नंबर पे क्या किया, क्लेम के लिए अप्लाई किया फॉर टिम्बर। भैया पैसा दो। इंश्योरेंस कंपनी ने मिस्टर M को डिनाई कर दिया, आपको नहीं मिलेगा, चाहे आपके पास कंपनी की 100% शेयर्स हो, चाहे आप ही कंपनी के ओनली क्रेडिटर हो, बट अगर ये इंश्योरेंस अगर टिम्बर कंपनी ने लिया है तो टिम्बर कंपनी को हम पैसा देंगे, आपको बिल्कुल भी हम ये पैसा नहीं देंगे। दिस इज व्हाट द पावर ऑफ
सेपरेट लीगल एंटिटी। मिस्टर एम इज डिफरेंट फ्रॉम द टिम्बर कंपनी। मिस्टर एम अलग है, टिम्बर कंपनी अलग है। चाहे मिस्टर एम के पास 100% शेयर्स क्यों ना हो, बट फिर भी मिस्टर एम, दैट इज मैक्यूरा इन आर केस, राइट, मैक्यूरा वर्सेस नॉर्थर्न कंपनी, नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सो ये जो मैक्यूरा है गाइस, उसको कभी भी इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल सकता, बिकॉज कंपनी का एक अद्भुत लक्षण है और वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसी के साथ हमारा पहला अध्याय, मतलब कि हमारा पहला लक्षण सेपरेट लीगल एंटिटी का खत्म होता है। देयर आर मेनी डाउट्स, आई नो, आप लोग बीच में पूछ रहे थे मेरे को मैसेज के जरिए, बट यस, वो सारे के सारे मैं सॉल्व करूंगा गाइस। यस गाइस, उसका सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर है परपेचुअल सक्सेशन। नाउ ये परपेचुअल सक्सेशन के लिए मैं एक लाइन ऑलवेज बोलता रहता हूं। ये परपेचुअल सक्सेशन के लिए एक लाइन में ऑलवेज बोलता रहता हूं, अ मेंबर may come, member may go, but company goes forever। मेंबर आए या मेंबर जाए, कंपनी तो लाइफ टाइम के लिए चलने वाली है। समझ ना? पार्टनरशिप फर्म के अंदर कैसा होता है, दो पार्टनर है, एक की डेथ हो गई, अब पार्टनरशिप फर्म टिकेगी क्या? नहीं। प्रोपराइटर के अंदर प्रोपराइटर मर गया, अब प्रोपराइटरशिप रहेगी क्या? नहीं। समझना? कंपनी के अंदर ऐसा नहीं। मेंबर मर भी गए सारे के सारे, डायरेक्टर्स मर गए सारे के सारे, कोई बात नहीं। जो मेंबर्स के लीगल हेयर्स होंगे, जो उसके नॉमिनी होंगे, वो नॉमिनी को ये शेयर्स वहां पे दे दिया जाएगा। ठीक है, वो लोग कंपनी के नए शेयर होल्डर्स बन गए, वो लोग नए डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेंगे, कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स भी आ गए, शेयर होल्डर्स भी आ गए, कंपनी विल नाउ मूव फॉरएवर। सो यहाँ पे कंपनी के अस्तित्व के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। मेंबर्स में डाई और मेंबर्स में चेंज, बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट्स बाउंड अप ऑन द ग्राउंड्स ऑफ स्पेसिफाइड बाय द एक्ट। जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती, सी कंपनी एक्ट के नजरिए के अंदर है, एक्ट से ही वो बनती है, एक्ट से ही वो बंद होती है। सो जब तक कंपनी कानून के नजरिए से, तरीके से, प्रिस्क्राइब्ड तरीके से बंद नहीं हो जाती, तब तक कंपनी कंटिन्यू रहेगी। The shares of the company may change hands indefinitely, but that does not affect the existence of the company। मतलब कि आज मेरे पास शेयर्स है रिलायंस के, मैं स्टॉक मार्केट में, अभी मार्केट ओपन है, मैं गया, मैंने शेयर्स बेच दिए, तो क्या रिलायंस बंद हो गई? अरे मैंने बेचे, सामने किसी ने खरीद लिए भैया, राइट? इसे कंपनियां बंद नहीं होती। सो शेयर होल्डर्स के हाथ चेंज होते रहते हैं, मतलब कि मेरे हाथ में शेयर्स है, अभी किसी और के हाथ में चले गए, फिर किसी तीसरे के हाथ में चले गए। The shares of the company may change hands indefinitely, right? मैं कितने भी टाइम, अगर इनफाइनाइट टाइम पे मैं शेयर्स चेंज करना चाहता हूं, मैं कर सकता हूं, बट दैट डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस। उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंस अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, एंड लॉ अलोन कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स लाइफ। हाँ, लॉ चाहे तो कंपनी को बंद कर सकता है, क्यों? बिकॉज जिसने जन्म दिया है वही मार सकता है। जन्म किसने दिया? लॉ ने। कौन बंद कर सकता है? लॉ बंद कर सकता है, और किसी की भी हिम्मत नहीं है कि कंपनी को बंद कर सके। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और द इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स। मुकेश भाई अंबानी को सपोज पर्सनल डेट हो जाए 20-25 लाख करोड़ रुपए का, उससे रिलायंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिलायंस एज इट इज रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 1, मेनी कंपनीज इन इंडिया जो 100 साल पुरानी है गाइस, दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द फैक्ट दैट कंपनी का परफेक्ट, क्यों? बिकॉज 100 साल पहले जिसने कंपनी को बनाया था वो मर गया। वैसे तो रिलायंस को धीरूभाई ने बनाया था, धीरूभाई इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, राइट? फिर भी रिलायंस है ना, क्यों? परपेचुअल सक्सेशन के हिसाब से। सो देयर वाज अ कंपनी व्हिच हैज 7 मेंबर्स एंड ऑल देम आर डाइड इन द एयरक्राफ्ट, सारे के सारे मर गए। डिस्पाइट दिस द कंपनी स्टिल एग्जिस्ट अनलाइक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। 7 जन थे, सातों के सातों मर गए, फिर भी कंपनी है, क्यों? बिकॉज 7 के जो लीगल हेयर्स थे उनको शेयर्स चले गए, उन्होंने नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लिया, तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
दिस इज व्हाट द सेकंड फीचर्स ऑफ द कंपनी, दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। मैंने आपको बोला था गाइस, ये कंपनी के लक्षण टोटल है ना, वो टॉप क्लास के अंदर फॉल होते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे टॉप क्लास तो आपके अंदर नहीं है, बट जितने भी है उतने अपन डिस्कस करेंगे। बट यस, उससे पहले जसवंत भाई का डाउट है, इफ मुकेश अंबानी लॉस देन शेयर्स ऑफ RIL आर अफेक्टेड, यस और नो? काइंड ऑफ। मुकेश भाई लॉस में है तो उससे उसके शेयर्स तो नहीं अफेक्ट करेंगे बेटा, बट यस एक चीज होती है डिमांड एंड सप्लाई की। क्या होता है, अभी आज सपोज मेरे पास एक पार्ले जी का बिस्कुट है, एक ही पैकेट है, और आप 12 जन हो जो इंटरेस्टेड हो इस बिस्कुट को लेने के लिए। अभी मुझे बताओ, बिस्किट का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा? डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा। एक ही डिमांड एक बढ़ेगा। का ही है, राइट? और सप्लाई, डिमांड 12 का है, सप्लाई सिर्फ एक ही बिस्कुट है, बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। ठीक वैसे ही आज सपोज मैं मुकेश अंबानी हूं, मेरे पास रिलायंस के 2000 करोड़ के शेयर्स है, बट मेरा एक पर्सनल डेट हो चुका है, पर्सनल डेट हो चुका है, मुझे पैसे चाहिए मेरा पर्सनल डेट फुलफिल करने के लिए। मैं क्या करूंगा, मेरे पास शेयर्स है वो बेचने के लिए मार्केट में जाऊंगा। इतने सारे क्वांटिटी में मैं जब शेयर्स बेचने के लिए रखता हूं, सामने उतने बायर नहीं होते, सप्लाई बहुत ज्यादा है। मेरे पास 15 पार्ले जी के बिस्कुट है, सामने लेने वाला एक ही बंदा है, प्राइस क्या होगा? क्या होगा? डिक्रीज होगा। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। अब एक टाइम के बाद अगर मेरे पार्ले जी के बिस्कुट एक्सपायर हो गए तो उसकी प्राइस 0 हो जाएगी, तो मुझे वैसे भी उसको बेचने पड़ेंगे ना। वैसे ही मुकेश भाई अंबानी को अपना पर्सनल डेट फुलफिल करने के लिए वो रिलायंस के मार्केट के अंदर जाते हैं, शेयर्स बेचते हैं बेचते हैं बेचते हैं, बट सामने कोई खरीदने वाला तो होना चाहिए इतने सारे क्वांटिटी में, तो डेफिनेटली इसका शेयर प्राइस क्या हो जाएगा गाइस? कम हो जाएगा। तो वो सारे रीजन से अफेक्ट होता है, बट बाकी उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि मुकेश भाई का वहां पे ये हुआ तो ये चीज डेफिनेटली हो जाएगी, वो उनका पर्सनल डेट। हाँ, बट अगर रिलायंस का डेट बढ़ जाता है तो शेयर प्राइस में डेफिनेटली अफेक्ट होता है। वेरी क्लियर गाइस? सो ये टॉप क्लास में से हमने एक परपेचुअल सक्सेशन देखा, राइट? और एक हमने वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी देखा। फिर उसके बाद है लिमिटेड लायबिलिटी, है क्या समझना? यस बेटा। सर जैसे कोई शेयर होल्डर है वो मर जाता है, क्या करना तो चाहता है? मतलब मान लो वो मर गया शेयर होल्डर, ओके। तो उसके शेयर तो किसी और को दे देंगे, बट वो शेयर होल्डर ने पैसे पैसे दिए हैं कंपनी को, वो पैसे उसको वापस मिलेंगे नहीं उसके ना बेटा, परिवार शेयर्स वालों तो को? उसके पास ही है। लेट्स से कि आज मेरे पास शेयर्स है, मैंने 5000 रुपए भर के रिलायंस के शेयर्स लिए हैं, आज मेरी डेथ हो जाती है, राइट? तो कंपनी मेरे को क्यों पैसे वापस दे? मेरे शेयर्स मेरे बच्चे को ट्रांसफर हो जाएंगे, तो शेयर्स तो वैसे भी हमारे पास है ही। अच्छा, मतलब उसके जो नॉमिनी होगा उसके उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे शेयर? एग्जैक्टली जो भी लीगल हेयर है या जो मेरा नॉमिनी है, उनके पास वो शेयर्स कंपनी अपने रिकॉर्ड में चेंज कर देगी, भैया सचिन ठाकरे की डेथ हो गई है, ये डेथ सर्टिफिकेट उनके बच्चे ने जमा करवाया है, तो अब ये शेयर सचिन ठाकरे का जो बच्चा है उसको ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ओके सर। राइट? सो उस केस के अंदर कोई भी पैसा आपको वापस नहीं मिलने वाला। ठीक है, अभी हम वहां पे थर्ड फीचर्स देख रहे हैं गाइस, लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, आज सपोज मैंने रिलायंस के शेयर्स परचेस किए, रिलायंस के मैंने 100 शेयर्स परचेस किए, ये 100 शेयर्स जो मैंने परचेस किए ना गाइस, उसका 100 रुपीज फेस वैल्यू था, उसमें से पेड अप वैल्यू 60 रुपीज था एंड 40 रुपीज अनपेड था, अभी रिलायंस ने कॉल मनी नहीं मंगवाया। ठीक है, मैंने ये शेयर्स लेने के लिए डेफिनेटली अभी इतना पे कर दिया होगा, 6000 रुपए पे किए होंगे, 100 शेयर है 60 रुपीज, वैसे 100 रुपए की वैल्यू है, बट मंगवाया कितना अभी तक? 60 मंगवाया, मैंने 6000 रुपए पे किए। ठीक है, अभी कल जाके रिलायंस को 4 करोड़ का डेट हो जाता है, और लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, मुझे कितना पे करने का?
बताइए कैसे, क्या 4 करोड़ मैं पे करूं? मुझे कितना पे करने का? अगर मेरी लायबिलिटी गाइस, अगर रिलायंस कॉल नो सर, तो मेरी लायबिलिटी Only 6,000 paid करना। 40 रुपीज 100 शेयर्स जो मेरा अनपेड है, मेरी लायबिलिटी रहेगी वहां पे 4,000 रुपीज की। वंस मेरे शेयर्स 10,000 रुपए पे करने के बाद फुल्ली पेड अप हो गए, तो अब रिलायंस 2 करोड़ का डेट करे या 2 लाख करोड़ का डेट करे, मुझे एक भी रुपया पे नहीं करना है, बिकॉज मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है। जितने शेयर्स मेरे पास है उसमें भी जितना अनपेड अमाउंट है सिर्फ उतना ही मेरा लायबिलिटी रहेगा, उससे ज्यादा मेरा एक भी रुपए का लायबिलिटी नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है गाइस, द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ कंपनी ऑफ विच ही इज अ मेंबर। बिकॉज मैं आपको बताऊंगा गाइस, लिमिटेड लायबिलिटी भी आता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली भी कंपनी आती है, लिमिटेड बाय गारंटी वाला कंपनी भी आता है, बट ये सब कुछ अपन डिस्कस करने वाले हैं। पर अगर हम लिमिटेड लायबिलिटी की बात करें, शेयर्स, लिमिटेड लायबिलिटी शेयर्स की, राइट, तो यहाँ पे thus in case limited liability company, the debt of the company in totality do not become the debt of the shareholders। कंपनी का डेट है वो शेयरहोल्डर्स का डेट नहीं कहलाएगा। The liability of the member of the company is limited to the extent of, कितना मैक्सिमम लायबिलिटी रहेगा, the nominal value of the shares, मतलब के जो फेस वैल्यू है उतना ही रहेगा। In no case can the shareholders be asked to pay anything more than the unpaid value of the shares। मेरे पास सिर्फ इससे ज्यादा एक फूटी कौड़ी भी ये लोग नहीं मंगवा सकते। क्या लिखा? इन नो केस, कोई भी केस में, कैन द शेयर होल्डर्स बी आस्क्ड, आप शेयर होल्डर को नहीं पूछ सकते टू पे, कि तुम्हें पे करो एनीथिंग मोर देन अनपेड अमाउंट, जितना अनपेड वैल्यू है उतना ही पे करने का, उससे ज्यादा एक भी रुपया पे करने की जरूरत नहीं। बट यस, ये बात हुई ऐसी कंपनियां जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, ऐसी कंपनियां भी होती है जो लिमिटेड बाय गारंटी होती है, ऐसी कंपनियां भी होती है जो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। पर यस गाइस, ये रहेगा आपका टू बी कंटिन्यू, मतलब के ये नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज लिमिटेड बाय गारंटी एंड व्हाट इज अनलिमिटेड कंपनी। आपको यहां तक कोई डाउट्स है गाइस? You guys have 2 minutes. You can definitely ask. What will happen to out shares if company will close? Okay. अगर कंपनी बेटा क्लोज हो जाती है तो कंपनी के पास जो भी असेट्स है वो असेट्स बेच दिया जाएगा। जो भी पैसा आएगा उसमें जो कंपनी की जितनी भी लायबिलिटी है उसको पे करते करते वो एक हायरार्की होती है, सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलता है, फिर अनसिक्योर्ड को मिलता है, वो वहां पे हायरार्की है, उस हिसाब से पेमेंट कर दिया जाएगा। सबको पेमेंट करने के बाद जो भी पैसा बचा वो सारे शेयर होल्डर्स को इक्विवेलेंट में डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करके सारे शेयर होल्डर्स को उतना पैसा दे दिया जाएगा। शैवी का डाउट है, सर यू सेड दैट the shareholder has the only limited liability and if Reliance has debt then at last Mukesh Ambani has to pay. No, I never told that Mukesh Ambani has to pay. Then why shareholders has given the title of owner as they are not the liable debt of the Reliance Industries Limited? I never said, beta, check your third line. MA has to pay. No, I never said that MA has to pay. Only Reliance has to pay the debt. First of all. दूसरा, तो सर शेयर होल्डर्स को चलो हम ऐसा मान के चलते हैं कि आप ऐसा बोल रहे हो कि सर एट लास्ट रिलायंस को ही अपना डेट पे करना है, तो सर शेयर होल्डर्स को रियल ओनर क्यों बोला गया है? बेटा शेयर होल्डर्स को रियल ओनर बोला गया है बट डेट के लिए वो लोग जिम्मेदार नहीं है, बिकॉज शेयर होल्डर्स जाके कंपनी का बिजनेस नहीं करते। कंपनी का बिजनेस एक इंडिपेंडेंट पर्सन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो लोग करते हैं। इट दे मे बी अ शेयर होल्डर, दे मे नॉट बी, राइट। सेकेंडली, जितना भी पैसा कंपनी के पास है, कंपनी का जो एग्जिस्टिंग डेट है, वो सारी चीजें जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब कि कंपनी के क्रेडिटर्स, जो कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कंपनी को गुड्स देता है, उन सबको कंपनी का क्लियर पिक्चर मालूम होता है।
So it is up to with the creditors to decide whether ये कंपनी डूब जाएगी या नहीं डूबेगी, और उन लोग को अकॉर्डिंगली कंपनी को उधारी में गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए। समझना, राइट? एंड दैट्स व्हाई वहां पे कंपनी जो होगी, राइट, उनके रियल ओनर शेयर होल्डर्स है, बट शेयर होल्डर्स आर नॉट लायबल फॉर द डेट इनकर्ड बाय द कंपनी। दूसरा, किशन का डाउट है सर कितने चैप्टर्स खत्म हुए अब तक? बेटा ये पहला चैप्टर है कंपनी लॉ का। आगे मैंने 2 सेशंस करवाए, बट वो जो 2 सेशंस थे वो बेसिक सेशंस थे। यस भाविका यू प्लीज आस्क योर डाउट। सर सारा पेड अप कैपिटल मिला के और सारे एसेट्स मिला के जो डेट पे करना था वो कर दिया, पर अभी भी 1 करोड़ का डेट रिमेनिंग है, तो उसका क्या होगा? वो पे नहीं होगा बेटा, वो डेफिनेटली पे नहीं होगा। कंपनी बंद हो जाएगी, राइट, कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाएगा और उन भाई साहब को अपना डेट राइट ऑफ करना पड़ेगा, मतलब मांडी वाला। ओके सर। चेतन का डाउट है, शैवी का डाउट है। चेतन यस यू प्लीज। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है ना बेटा? हाँ सर, सेम ही था, पूछ लिया। ओके ग्रेट। यस शैवी। सर पर अनिल अंबानी के केस में जब कंपनी जब वाइंड अप हो गई थी या फिर उनका कंपनी का जो डेट था, तो उसमें उनको ही एंड में पेड अप करना पड़ा था ना, तो फिर उसमें उनको आपकी आया आवाज था। बहुत धीरे आ रही है शैवी, आई एम नॉट गेटिंग यू बेटा। सॉरी, अनिल अंबानी का जो डाउट था क्या था उसमें? उनके भाई अनिल अंबानी है ना, तो अनिल अंबानी को जब डेट पे करना आया था तो उनको ही कंपनी का लास्ट में करना पड़ा था ना, तो फिर वहां पे क्यों कंपनी को उनके जिम्मेदारी ठहरा दी? नहीं, उन्होंने पर्सनल लायबिलिटी से नहीं किया था, बट जब कभी भी ऐसा होता है बेटा कि आज उनकी कंपनी है, लेट्स से रिलायंस पावर, राइट, जो जैसे टोरेंट पावर है वैसे ही रिलायंस पावर है। अभी ये रिलायंस पावर एसबीआई के पास जाता है एंड एसबीआई को बोलता है कि मुझे 2000 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। तब एसबीआई ने बोला कि हम रिलायंस पावर को ये लोन तभी देंगे जब अनिल अंबानी पर्सनल गारंटी ले रहे हो, राइट, बैंक गारंटर रखती है। अनिल अंबानी ने जिस केस में पर्सनल गारंटी लिया है कि अगर कंपनी पे नहीं करेगा तो मैं पे कर दूंगा, सिर्फ उन्हीं केस में बेटा अनिल अंबानी से वहां पे पैसा वसूल किया जाता है। बाकी कोई केसेस के अंदर अनिल अंबानी से पैसा लीगली कोई भी क्रेडिटर वसूल नहीं कर सकता। यस कविता, योर डाउट। सर जैसे ये शेयर होल्डर ने जितने शेयर खरीदे होंगे उसी हिसाब से उनकी लायबिलिटी होगी लिमिटेड। यस बेटा, जितने शेयर्स आपके पास, हाँ, 2 तो शेयर जितने शेयर 100 खरीदे रुपए होंगे, के, या आपके पास 2 शेयर है 100 रुपए के, आपकी लायबिलिटी मैक्सिमम 200 रुपए की, वो आपने एक बार पे कर दिया, आपकी लायबिलिटी 0 हो गई। मतलब जितने शेयर खरीदे उतनी ओनरशिप मिलेगी और उतनी लायबिलिटी होगी। एग्जैक्टली, नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आपने जितने शेयर्स परचेस किए हैं उतनी आपकी ओनरशिप, उतनी आपकी लायबिलिटी। ओके। एनी अदर डाउट्स? कम ऑन गाइस, वी आर रनिंग बियॉन्ड टाइम बट स्टिल इट्स ओके। अगर आपके कुछ डाउट्स है वी कैन सॉल्व इट आउट, इफ नॉट देन यस गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, एंड तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। यस विशाखा, योर डाउट, यस प्लीज। सर जैसे कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है ना, हाँ वाइंडिंग अप हो रही है तो वाइंडिंग, यस बेटा बोलिए, कंपनी बाउंड अप हो रही है तो क्या? हाँ वाइंडिंग अप हो रही है तो कंपनी अपने प्रॉपर्टी को बेच करके पैसे उसको अपने डेट्स को दे देगी, ठीक है, हाँ और बाकी का जो सरप्लस होगा वो अपने शेयर होल्डर्स को देगी। ठीक है। हाँ, तो वो डायरेक्टर्स को फिर क्या मिलेगा? डायरेक्टर को बेटा, डायरेक्टर तो वैसे भी, डायरेक्टर को कंपनी के प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलता है, बट अगर डायरेक्टर का सैलरी बाकी है, हाँ 3 महीने का सैलरी सपोज डायरेक्टर को पे नहीं किया, तो डायरेक्टर भी कंपनी के क्रेडिटर हो गए, हाँ, वो कंपनी का डेट। अच्छा वो, हाँ उसी में आ गया मतलब। एग्जैक्टली, हाँ, थैंक यू ठीक है, सर। ओके बेटा। या और किसी ने भी अभी हैंड रेज किया था, जसवंत। यस जसवंत प्लीज आस्क। सर मतलब कोई कंपनी है उसका 40 थोड़ा करोड़ लाउड का लिया बेटा। लॉस,
सर किसी कंपनी का 40 करोड़ का लॉस हुआ है और कितने उस करोड़ का लॉस कंपनी हुआ है? 40 करोड़, 40 करोड़ का, ओके। तो वो उसके साथ कोई 1% एसोसिएटेड है और उसको अपने रिपोर्ट पता चल जाती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट कंपनी की, कि 40 करोड़ का लॉस हुआ है, पर अभी तक वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है मार्केट में, और उसका इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में 1 करोड़ का है, और भी अनाउंसमेंट से पहले वो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बेच डाले उसके जो शेयर होते हैं, तो उसकी लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी वो लाइबिलिटी? मैं अगर कंपनी का शेयर होल्डर हूं, सी लायबिलिटी कब अराइज होती है बेटा? लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनियां हैं तो मेरी लायबिलिटी कब अराइज होगी कि कंपनी को कोई लॉस हुआ है या नहीं भी हुआ है। जब कभी भी कंपनी शेयर कैपिटल का कॉल मनी मंगवाए, जो आप 11-12 स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ के आया कि कंपनी कॉल मनी मंगवाती है अगर पार्टली पेड अप शेयर्स है तो जब कॉल मनी मंगवाती है तब मुझे उतना पैसा पे करने का, सिंपल, दैट इज व्हाट माय लायबिलिटी। एक बार मेरा शेयर फुल्ली पेड अप हो गया फिर मेरी 1 भी रुपए की लायबिलिटी नहीं होती है बेटा। ओके सर, ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं टीना, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। ठीक है गाइस, यहां तक रखते हैं, सी यू सून। थैंक यू सर। 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 थैंक्स ऑल ऑफ यू।